नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और उसका नामकरण एक रोमांचक कहानी है। तो चलिए जानते हैं। आज से करीब लगभग 900 साल पहले यह विश्वविद्यालय भले ही राख हो चुका था, लेकिन आज भी इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यह अपने समय का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षण का केंद्र था। वेन सांग, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध यात्री थे, उन्होंने नालंदा में 6 प्रमुख मठों का उल्लेख किया है। ये सभी इमारतें का आकार और ऊंचाई में बेहद भव्य थी। इनके मीनारों और बुर्ज इतने शानदार थे कि वे नुकीली पहाड़ियों जैसी दिखती थी और हर कोई इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। कुछ लोग अलग अलग तर्क दे रहे थे कि 523 ईस्वी पूर्व बने इस विश्वविद्यालय का विध्वंस कैसे हुआ। आम जानकारी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय को लूटा और आग लगा दी, जिससे यह खंडहर में बदल गया। हालांकि इस जानकारी को 2 पार्ट्स में बटे है। एक पार्ट कहता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा के नष्ट होने की जानकारी अधूरी है। वे कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह दावा करते हैं, जबकि दूसरा पार्ट उन साक्ष्यों की विश्वसनीय नहीं मान रहा। उन तमाम तर्कों और तथ्यों के बीच यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नालंदा कब और कैसे बना और इसका नामकरण कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण एक लंबी और रोचक प्रक्रिया थी। महाबोधि से नालंदा तक बिहार की यह धरोहरें इतिहास और आस्था का संगम है। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा में अब तक केवल 10% खुदाई हो चुकी है और इसके कई पहलू अभी भी छिपे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। लगभग 800 साल पुराने स्वरूप में इसे फिर से जीवित किया जा रहा है। हाल ही में इसका नया कैंपस तैयार हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसे भारत की प्राचीन और गौरवशाली विरासत का एक प्रतीक माना जा रहा है। 20वीं सदी में इतिहास और प्राचीन विश्वविद्यालय के जानकार लेखक डी.जी. आप्टे ने 1961 में यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस किताब में नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक तथ्यों और इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा उन्होंने भारत के अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों का भी जिक्र किया है। डी.जी. आप्टे के अनुसार नालंदा के नाम की उत्पत्ति और उसके महत्व को लेकर कई तरह के तथ्य और मत प्रचलित है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान का नाम नागीलिदा से लिया गया था, जिसका अर्थ एक कोबरा से जुड़ा है, और कहा जाता है कि यह नाग संगाराम मठ के दक्षिण में आम के पेड़ के पास एक तालाब में रहता था। नालंदा के नामकरण के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। एक तथ्य यह भी है कि इसका नाम लगातार किए जाने वाले दान से आया, जो इस स्थान पर रहने वाले बोधिसत्व के लिए दिया जाता था। एक और व्याख्या यह है कि इस संस्थान को निरंतर दान मिलता था, लेकिन दानदाता कभी संतुष्ट नहीं होते थे कि उन्होंने पर्याप्त दान किया है। बाद में इसकी समृद्धियों ने यह दिखा दिया कि तीसरी व्याख्या अन्य 2 की तुलना में अधिक स्वीकार्य मानी जाती है। ईसाई युग से बहुत पहले नालंदा एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। इसे बुद्ध और उनके शिष्यों ने 523 ईसा से 477 ईसा के ठहरने के कारण बहुत पवित्र माना जाता था। यहाँ बौद्ध सिद्धांतों पर कई चर्चाएं भी हुई थी। साथ ही यह वह स्थान भी था जहाँ जैन तीर्थकर महावीर से गोसालक का संबंध था। इतिहासकार डी.जी. आप्टे के अनुसार नालंदा में नागार्जुन और अन्य विद्वानों ने प्रारंभिक ईसाई युग में महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी। सम्राट अशोक ने यहाँ एक मंदिर और विहार बनवाया, क्योंकि यह राजगृह की घनी आबादी से थोड़ी दूर पर स्थित था और धार्मिक प्रथाओं के लिए सुविधाजनक भी था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य ने की थी। इसके बाद उनके पुत्र बुद्धगुप्त राज और उत्तराधिकारी तथागत गुप्त राज ने इसे और विस्तारित किया। 500 ईसा में मिहिर कुल के शासक नरसिंह गुप्त का पीछा करते हुए नालंदा में भी विध्वंस किया, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान और भी अधिक वैभव और समृद्धि के साथ फला फूला। शुरुआत से ही नालंदा एक महान धार्मिक और शैक्षिक केंद्र था। बुद्ध के समय से लेकर 2री शताब्दी में नागार्जुन के समय तक यह स्थान विद्वानों के लिए तीर्थ स्थल जैसे बन चुका था। 5वीं सदी तक इसे एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसे शाही संरक्षण भी प्राप्त था, जिससे यह लंबे समय तक समृद्ध बना रहा। इसकी समृद्धि का अंदाजा इसकी भव्य इमारतों से भी लगाया जा सकता है। पहला मठ शक्रादित्य ने बनवाया, फिर उसके बाद उनके पुत्र बुद्धगुप्त राज ने दक्षिण में एक और संगाराम बनवाया। फिर बालादित्य ने उत्तर पूर्व में एक नया संगाराम बनवाया और एक विशाल विहार तैयार किया, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट की थी। बाद में मध्य भारत के राजा श्रीवर्ष ने उत्तर में नया संगाराम बनवाया और इन इमारतों के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई, जिसमें एक मुख्य द्वार था। इस तरह नालंदा एक दीवारों में घिरी भव्य और आकर्षक संरचना के रूप में विकसित हुआ। 11वीं शताब्दी तक हिंदू और बौद्ध दानदाताओं द्वारा नई इमारतें का निर्माण जारी रहा। वेन सांग ने अपने समय में नालंदा में 6 मठों का उल्लेख किया है।
ये सभी इमारतें आकार और ऊंचाई में बेहद भव्य थी, जिनमें समृद्ध रूप से सजाए गए मीनारे और परियों जैसे बुर्ज थे जो नकुली पहाड़ी की तरह दिखाई देते थे। सुबह की धुंध में ये प्रेक्षागृह किसी जादुई आभा से घिरे दिखाई देते थे और ऊपरी कमरे बादलों से ऊपर उठे हुए थे और उनकी खिड़कियों से आने वाली हवा में बादल हमेशा नए रूप बनाए दिखाई देते थे और छतों से सूर्यास्त की चमक और चांदनी की सुंदरता भी दिखाई देती थी। पुजारियों की कक्षों वाले बाहरी अंगों 4 मंजिलें थे। इन मंजिलों में ड्रैगन प्रोजेक्शन, रंगीन छतें, मोतीलाल खंबे और नक्काशीदार सजावट के साथ समृद्ध रेलिंग्स भी थी। छतें विशेष टाइलों से ढकी थी जो हजारों रंगों में प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थी। परिसर को गहरे पारदर्शी तालाबों से सजाया गया था, जिससे यह किसी आलीशान संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता और आध्यात्मिक माहौल भी प्रदान करता। इनमें नीले कमल और गहरे लाल कनक फूलों में मिला जुला सौंदर्य था। आम के छायादार बगीचों से भी परिसर अत्यंत समृद्ध था। पुरातात्विक खुदाई ने नालंदा की कलात्मक संपदा का पूरा प्रमाण दिया है। अब तक 3 मठ और 1 मंदिर भवन की खुदाई की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की इमारतों की संरचना उस दौर में उच्च गुणवत्ता की थी। सबसे दक्षिणी मठ परिसर की उत्तरी दीवार लगभग 200 फीट लंबी और 6 फीट 6 इंच मोटी थी और उसकी दीवारें लगभग 168 फीट लंबी और 7 फीट 6 इंच मोटी थी। ये दीवारें हल्के पीले रंग की उच्च गुणवत्ता वाली ईंटों से बनी थी, जिनका जोड़ इतने सटीक ढंग से किया गया था कि कुछ जगहों पर ईंटों के बीच के जोड़ पूरी तरह छिपे हुए थे। यह देखकर सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह ईंटें आखिर इतनी सटीकता से कहां से जुड़ी हुई है। ईंटों का काम इतना उत्कृष्ट था कि यह किसी भी आधुनिक संरचना से बेहतर माना जा सकता है। मुख्य दीवारों से बने आयताकार 9, 6, 10, 11 और 12 के कक्ष बनाए गए थे। प्रत्येक एकल बैठने वाले कक्ष में एक पत्थर की बेंच और दोहरे बैठने वाले कक्ष में 2 बेंच थी। हर कमरे में दीपक रखने का आला और किताबों के लिए दूसरा आला था। बड़े आकार के चूल्हों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी थी। प्रत्येक मठ के आंगन के एक कोने में कुआं खोजा गया। खुदाई से यह भी पता चला कि अलग अलग समयों में इस स्थान पर कम से कम 13 मठ मौजूद थे। विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल कम से कम 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। सभी इमारतें एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार व्यवस्थित थी। केंद्रीय कॉलेज में 7 हॉल थे, जिनमें पढ़ाई के लिए 300 कमरे मौजूद थे। आज नालंदा विश्वविद्यालय भले ही इतिहास का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन इसकी कहानी और उसकी भव्य इमारतें और शिक्षा का परंपरा आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस विश्वविद्यालय ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैलाया। नालंदा की यह विरासत यह याद दिलाती है कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व समय और युग से ऊपर होता है।